क्वेश्चन मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहती हूँ, जरा मुझे ये बताओ हम सब कौन है। दूसरा सवाल ये है कि मुझे ये बताओ कि क्या प्लैनेट अर्थ पर सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं एक छोटी सी चींटी आपके सामने लेकर के आ जाऊं, क्या वो आपको दिखेगी? ऑफ कोर्स दिखेगी। एक्चुअली उन ऑर्गेनिजम्स का जो साइज है, उनका जो बॉडी का साइज है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हमारी नेकेड आईज ना उनको देख ही नहीं पाती हैं, ऑब्जर्व ही नहीं कर पाती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसी तरीके से मुझे रिलेट करके बताओ कि एक वॉल, एक दीवार को बनाने के लिए सबसे जरूरी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। हेलो बच्चा पारी, एक क्वेश्चन मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहती हूँ, जरा मुझे ये बताओ हम सब कौन है। तो आप बोलोगे कि मैम इतना इजी क्वेश्चन, इसका आंसर तो हमें पता है, हम सब हैं ह्यूमन बीइंग्स। एग्जैक्टली। अब मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन भी है। दूसरा सवाल यह है कि मुझे ये बताओ कि क्या प्लैनेट अर्थ पर सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम ऑफ कोर्स नॉट, प्लैनेट अर्थ पर दूसरे भी तो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में ही डॉग्स एंड कैट्स होते हैं, तो वो तो हमारे चलो पेट एनिमल्स हो गए। उसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स भी तो होते हैं, लॉयन, टाइगर्स, एलिफेंट्स, जिराफ, ज़ीब्रा, क्रोकोडाइल, हिप्पोपोटामस। पानी में भी तो एनिमल्स पाए जाते हैं, स्मॉल एंड बिग फिशेस, डॉल्फिन्स, वेल्स, शार्क्स। इनके अलावा प्लैनेट अर्थ पर बेटा प्लांट्स भी तो पाए जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज, बैनियन ट्री, पीपल का पेड़, यूकेलिप्टस ट्री, अशोक का पेड़, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री। कहने का मतलब बेटा बस मेरा इतना है कि प्लैनेट अर्थ पर ये जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जा रहे हैं ना, इन सब को हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। आई रिपीट, प्लैनेट अर्थ पर जितने भी प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, छोटे हो या बड़े हो, पतले हो या मोटे हो, कीड़े मकोड़े, सब कुछ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और क्योंकि हम सब जिंदा हैं, हम सब लिविंग है, तो इन्हें हम बुलाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, अभी तक तो तुम्हें मैंने उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया है जिन्हें तुम देख सकते हो नेकेड आइज से। जैसे कि मान लो कि मैं एक छोटी सी चींटी आपके सामने लेकर के आ जाऊं, क्या वो आपको दिखेगी? ऑफ कोर्स दिखेगी। अगर मैं आपके सामने एक बड़ा सा एलिफेंट लेकर के आ जाऊं, क्या वो आपको दिखेगा? ऑफ कोर्स दिखेगा। तो ये सारे बेटा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप देख सकते हो, जो आपको विजिबल है। बट क्या आपको पता है कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें नेकेड आईज से देखना इम्पॉसिबल है, यानी कि हम उन्हें देख ही नहीं पाते हैं, हमारी आंखें उन्हें ऑब्जर्व ही नहीं कर पाती हैं। तो आप बोलोगे कि क्यों मैम, क्या उनके पास कोई स्पेशल पावर है क्या कि वो अपने आप को छुपा लेते हैं, हम उन्हें देख ही नहीं पा रहे? नहीं नहीं, पावर वगैरह कुछ नहीं है। एक्चुअली उन ऑर्गेनिजम्स का जो साइज है, उनका जो बॉडी का साइज है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हमारी नेकेड आईज ना उनको देख ही नहीं पाती हैं, ऑब्जर्व ही नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम अलग से बुलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से, यानी कि हम ना उनके नाम में ही मेंशन कर देते हैं कि इनका साइज छोटा होगा। तो ये जो माइक्रो वर्ड है ना, माइक्रो वर्ड यही बताता है कि अगर मैंने बोला किसी से वो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि अच्छा एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है जिसका बॉडी साइज बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा ही छोटा है, इतना छोटा है कि नेकेड आई से वो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, इतना है समझ में। अब आप बोलोगे कि मैम हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर ही क्यों रहे हैं, मतलब क्या ही है? वो इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि आपकी क्लास 8th साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है क्यूरियोसिटी, उसमें जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही डिस्कशन किया जाना है। और आज के लेक्चर में हम कर क्या रहे हैं भाई? आज के इस लेक्चर से हम आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी का सेकंड चैप्टर को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर कौन सा है? यही वाला तो है, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। तो इस पूरे चैप्टर में बेटा हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको यह समझाऊंगी कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहली बात तो ये कि ये बने किस चीज के होते हैं, मतलब इनकी बॉडी, इनका स्ट्रक्चर किस चीज से बना होता है। ठीक है,
फिर जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे लिए अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, मतलब हार्मफुल होते हैं या यूजफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। हमें इन्हीं सब चीजों के ऊपर बेटा डिस्कशन करना है। तो आज के लेक्चर का टारगेट मैंने आपको बता दिया है। चलो टारगेट को अचीव करने के लिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, लेकिन उसके पहले आपका वेलकम तो बनता है। सो हाय गाइस, दिस इज विभूति खरे, योर साइंस एजुकेटर। वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लब बाय विभूति में। चलो शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी बॉडी है, वो किस चीज की बनी है, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूं कि मुझे ये बताओ पिज्जा बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। तो आप बोलोगे कि अरे मैम इसका जवाब भी हमें पता है, अभी 2 दिन पहले ही मम्मी ने बनाया था, हमें पता है। मैम देखिए, पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ढेर सारा चीज चाहिए होता है, फिर हमें चाहिए होता है टोमेटो गार्लिक सॉस, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, और हाँ क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी भी बनाना है पिज्जा को, इसलिए हम थोड़ी सी वेजीज भी डाल देते हैं। 3 कलर की वो जो कैप्सिकम होती है, रेड, येलो एंड ग्रीन कैप्सिकम, वो ले आते हैं, ऑलिव डाल देते हैं। मैम इन सब चीजों से ना पिज्जा बन जाता है। मैंने कहा ओके, अब तुम्हारे बोलने पर ये सारा सामान मैं लेकर के आ गई, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गई लाना। आप बोलोगे कि ऑरिगेनो नहीं लाए क्या मैम? मैंने कहा नहीं, ऑरिगेनो तो मैं लाई हूं, लेकिन ये वेजीज, ये ऑरिगेनो, ये चिली फ्लेक्स, ये चीज, ये टोमेटो अनियन गार्लिक सॉस, जिस चीज के ऊपर डलता है वो तो मैं लाना ही भूल गई। यानी कि वो जो पिज्जा बेस होता है ना बेटा, वो जो मैदे का बनता है, वो तो मैं लाना ही भूल गई। अगर वही नहीं रहेगा तो मैं पास्ता, पिज्जा सॉस, चीज, वेजीज, ऑरिगेनो मैं कहां डालूंगी? तो आपने बोला कि हाँ मैम ये बात तो आपने सही बोली, अगर पिज्जा बेस ही नहीं होगा तो फिर अपन ये सब कहाँ डालेंगे और फिर अवन में क्या रखेंगे बेक होने के लिए। यानी कि पिज्जा बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? ऑरिगेनो नहीं, पिज्जा बेस। एग्जैक्टली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसी तरीके से मुझे रिलेट करके बताओ कि एक वॉल, एक दीवार को बनाने के लिए सबसे जरूरी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो आप बोलोगे कि मैम पिज्जा से सीधे वॉल। हाँ आना पड़ता है। बताओ एक वॉल को बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो आप में से एक बच्चा बोलेगा कि मैम मुझे पता है, कुछ ही दिन पहले मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, मैं बताता हूं, ठीक है। तो मैम वॉल को बनाने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है सीमेंट। अगर सीमेंट नहीं हुआ तो दीवार नहीं बन पाएगी। मैंने कहा ओके। फिर एक बच्चे ने बोला कि मैम सीमेंट तो चाहिए ही है, लेकिन सीमेंट का वो पेस्ट बनाने के लिए पानी भी चाहिए। मैंने कहा ओके। फिर एक और बच्चे ने बोला कि मैम सीमेंट पानी तो ठीक है, लेकिन साथ में थोड़ी सी रेत भी चाहिए होती है, सैंड भी चाहिए होती है, तभी तो वो मिक्सचर अच्छे से बनता है। मैंने कहा ओके। और क्या चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या चाहिए होता है दीवार बनाने के लिए, वॉल बनाने के लिए? ब्रिक्स बेटा, ब्रिक्स। तुम्हारे पास कितना ही सीमेंट क्यों ना हो, तुम्हारे पास कितना ही पानी क्यों ना हो, तुम्हारे पास कितना ही सैंड क्यों ना हो, इनको तुमने मिला भी दिया, अच्छा मिक्सचर भी बना दिया, लेकिन इस मिक्सचर को लगाओगे कहां? ब्रिक्स के बीच में ही तो लगाओगे ना, उनको ज्वाइन करने के लिए। तो एक दीवार को बनाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? ब्रिक्स, यानी कि ईंटें। यानी कि अपन बोल सकते हैं ना कि ब्रिक्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वॉल, है ना। ब्रिक्स क्या हो गई बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वॉल, कि वॉल को बनाने वाली, दीवार को बनाने वाली कौन होती है? ब्रिक्स ही तो होती हैं, ईंटें ही तो होती हैं। तो ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वॉल। अब हम बात करते हैं जरा एक ऑर्गेनिज्म के बारे में। मैं यहां पर बेटा ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूं, ठीक है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे वो हम हो। दुनिया का आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो बेटा, प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, कीड़ा ले लो, मकोड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, हर एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको बनाने वाले कौन होते हैं? तो उसको बनाने वाले होते हैं सेल्स। जैसे कि पिज्जा को बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? पिज्जा बेस। वॉल को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ब्रिक्स। वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म को, उसकी बॉडी को, उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बच्चों? सेल्स।
ठीक है, इसीलिए सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पे मैं लिख भी देती हूं, स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे बड़े जैसे भी, उनके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या चाहिए है, सेल्स चाहिए है। ठीक है, इस टर्म से बेटा अच्छे से जान पहचान कर लो, क्योंकि जो टर्म है ना, ये आपका पीछा आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। सेल्स के बारे में आप 9th में जाकर के और डिटेल में पढ़ोगे, मैं भी पढ़ाऊंगी 8th में, लेकिन इतना डिटेल नहीं। 9th में तो आपको सेल के बारे में सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि सेल से ही बेटा क्या होता है ना, बायोलॉजी शुरू होती है। चलो, अब आपने बोला कि मैम ठीक है, आपने हमको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, वो बना होता है किसका, सेल्स का। आपने हमको बताया, हमें पता चल गया, आपको किसने बताया था? तो मैंने कहा मुझे तो मेरे टीचर ने बताया था। आपने पूछा कि मैम आपकी टीचर को कैसे पता चला? तो मैंने कहा कि उनको उनके टीचर ने पढ़ाया होगा, और उनके टीचर को भी उनके टीचर ने पढ़ाया होगा। लेकिन ये बताने की शुरुआत कहां से हुई? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि मैम आखिर सेल्स को डिस्कवर किसने किया, सबसे पहले किसने पता लगाया था कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो बॉडी है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो सेल्स का बना होता है, सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो बेटा इसका क्रेडिट जाता है एक महान साइंटिस्ट को, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन साइंटिस्ट का नाम है, और सबसे पहले इन्होंने ही पता लगाया था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडीज बनी होती हैं सेल्स से। ठीक है, हुआ ये था कि देखो, अच्छा ये ना 1665 की बात है, आज चल रहा है 2005, सॉरी 2025 चल रहा है आज, ठीक है, लेकिन मैं रॉबर्ट हुक की बात कर रही हूं, और इनके बारे में भी मैं कब की बात कर रही हूं, 1665 की बात कर रही हूं, मतलब बहुत ही पुरानी बात कर रही हूं मैं। आ रही बात समझ में? तो ये बात है 1665 की। रॉबर्ट हुक ने ना अपने लिए एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज माइक्रोस्कोप? बेटा ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को ना एनलार्ज या मैग्नीफाई करके देख सकते हो। ऑलराइट, तो रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने अपने लिए खुद ही क्या करा था, एक माइक्रोस्कोप डिजाइन कर लिया था। अब क्योंकि बहुत पुरानी बात है बेटा, उस समय टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हुई नहीं थी, इसलिए इनका जो माइक्रोस्कोप था, देखो वो ऐसा दिखता था, और ये बहुत ही बेसिक सा माइक्रोस्कोप था, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं था, बट हाँ काम तो इससे चल सकता था, और काम चला भी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ओक ट्री होता है, मतलब ये एक टाइप का ट्री होता है, जैसे कि आम का पेड़ होता है, एप्पल पेड़ होता है ना, वैसे ही ओक ट्री भी होता है। इसकी जो कॉर्क है, कॉर्क जो है, उसकी पतली सी स्लाइस को इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा था, उसको मैग्नीफाई करके देखा था। अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, समझ में आ गया कि ओक ट्री क्या है, एक टाइप का ट्री है, लेकिन उसके कॉर्क का क्या मतलब है, मैं एक्सप्लेन करती हूं। देखो, आपके पास जो आपकी नोटबुक होती है, जो आपकी बुक होती है, उसके ऊपर आप क्या करते हो, कवर लगाते हो, है ना, आप कवर चढ़ाते हो ना अपनी कॉपी और किताबों पर, ताकि पूरे सेशन आप उन कॉपी किताबों से पढ़ सको, गंदी ना हो आपकी कॉपी किताब, ठीक है, पानी अगर गिर जाता है वो खराब ना हो, तो आप कवर लगा करके रखते हो। तो वो जो आप कॉपी किताब के ऊपर जो आप कवर लगाते हो, वो क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। सिमिलरली बेटा हमारी बॉडी के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, पता है क्या, ये हमारी स्किन, स्कैल्प से लेकर के नाखूनों के नीचे तक पूरी बॉडी में स्किन 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 होती है कि नहीं होती है? ये स्किन क्या है, हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा जब एक प्लांट छोटा होता है, जब एक प्लांट छोटा होता है, ठीक है, ये रूट्स हो गई, ये स्टेम हो गया, ये ब्रांचेस हो गई, ये पत्तियां हो गई, ये फ्लावर हो गया, तो पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर बेटा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। ठीक है भाई, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है, वैसे ही प्लांट बॉडी के ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो प्लांट बॉडी के ऊपर, उसके लीव्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, फ्लावर के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, रूट्स के ऊपर, पूरी बॉडी पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। अब जब यही प्लांट ग्रो होता है किसमें, एक ट्री में, ठीक है,
तो ट्री का बेटा जो ट्रंक होता है, ट्री का जो ट्रंक होता है ना, जो उसको अपन तना बोलते हैं, इसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है, ट्रंक की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है, उसे हम बोलते हैं बार्क। और क्योंकि अभी आप क्लास 8 में हो तो अभी के लिए इतना ही समझ लो कि बार्क को ही हम एक और शब्द से जानते हैं जिसे अपन बोलते हैं कॉर्क। तो मैंने क्या बोला, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, वैसी प्लांट बॉडी के ऊपर भी क्या होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग। यही प्लांट जब ट्री में ग्रो करेगा तो ट्री का जो तना है, जो ट्रंक है, उसके ऊपर भी क्या होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी। और उसी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, बार्क, या आप बोल सकते हो कि कॉर्क। ठीक है, मैं दिखा भी देती हूं आपको। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये पेड़ है और यहां पर क्या किया जा रहा है, इस पेड़ की जो बार्क है, जो काफी रफ, ये देखो, ये दिख रही है, ये क्या है बेटा, ये बार्क है। आप बोलोगे कि मैम बस इतने में ही बार्क है, इतने में ही बार्क है। नहीं थी तो पूरे पेड़ में, पूरे पेड़ के ऊपर, मतलब ट्रंक के ऊपर जो है वो बार्क थी, लेकिन बार्क को निकाला जा रहा है। तो कहीं कहीं देखो आपको बार्क जो है नहीं दिख रही है, बाकी कुछ कुछ जगह दिख भी रही है, तो इसे अपन बोलते हैं बार्क। आप इसको कॉर्क भी बोल सकते हो। तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, इसी बार्क या कॉर्क की पतली सी, बहुत ही पतली सी स्लाइस को, लेयर को उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा था। और जब उन्होंने देखा तो उनको पता है क्या पता चला, उन्हें पता चला कि भैया ये जो कॉर्क की जो पतली सी जो स्लाइस है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, खाली कंपार्टमेंट्स हैं, एम्प्टी रूम्स हैं। जब उन्होंने कॉर्क की पतली सी स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उनको वो बड़ी इमेज नजर आई। उस बड़ी इमेज में उनको क्या समझ में आया कि भाई जो कॉर्क की पतली सी स्लाइस है उसमें बहुत सारे क्या है, छोटे 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 खाली कमरे हैं, एम्प्टी रूम्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं। और इन्हीं एम्प्टी रूम्स को, खाली रूम्स को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल्स का। अब लोगों ने बोला कि यार रॉबर्ट हुक तुमने तो देख लिया, तो तुम्हें पता चल गया, हमने तो देखा नहीं है कॉर्क की स्लाइस को, तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, रिलेट करके बताओ। तो रॉबर्ट हुक ने बोला कि भाई तुमने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा होगा, है सबने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा होगा, हनीकॉम्ब तुमने देखा होगा। हनीकॉम्ब में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, रूम्स होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे रूम्स मुझे कॉर्क की स्लाइस में नजर आए, और उन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को, रूम्स को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल्स का। तो डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है। ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही क्या करा था, सेल्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि भाई मैंने क्या करा, मैंने ओक ट्री की जो बार्क है, जो उसकी कॉर्क है, उसकी स्लाइस को मैंने ऑब्जर्व किया, तो मुझे पता चला कि वो जो स्लाइस है, वो जो कॉर्क की जो स्लाइस है वो किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है। यानी कि पूरा का पूरा जो पेड़ है वो भी किसका बना होगा, अरे सेल्स का ही तो बना होगा ना। क्यों भाई, कॉर्क या जो बार्क है वो क्या है, एक पार्ट है ना पेड़ का। तो अगर वो पार्ट बना हुआ है सेल्स का, तो पूरा ट्री भी तो बना होगा ना सेल्स का। तो उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहुक, और इन्होंने सबसे पहले बेटा लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। तो आप बोलोगे कि मैम अभी अभी आपने कहा कि सेल्स की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है रॉबर्ट हुक को, और अब आप कह रहे हो कि लीवेनहुक ने क्या करा था, लिविंग सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था। बेटा ये बात तो सही है कि सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने ही किया था, बट वो डेड सेल्स थे। मैंने क्या बोला कि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, कॉर्क की पतली सी स्लाइस के अंदर खाली कमरे थे, एम्प्टी रूम्स, खाली कमरे। ठीक है, यानी कि सेल्स तो थे लेकिन वो अंदर से खाली थे, खोखले थे, कुछ नहीं था उनके अंदर। तो बोला गया कि भैया अगर सेल के अंदर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या, वो डेड सेल है। फिर उसके बाद में आया लीवेनहुक कुछ साल बाद, तब तक माइक्रोस्कोप भी थोड़ा अच्छे लेवल का आ गया था। फिर इन्होंने सबसे पहले क्या करे, जिंदा सेल्स को डिस्कवर किया। इनके घर के पीछे तालाब था, तालाब के पानी को ये लेकर के आ गए और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उसमें उनको बैक्टीरिया नजर आए। बैक्टीरिया क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
अब ये आपकी एनसीईआरटी बुक में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, फटाफट से अपन एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इन 1665, जैसे कि मैंने आपको बताया, अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम की इनकी बुक थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट। इन दिस बुक ही शोड डिटेल्ड ड्रॉइंग्स ऑफ टाइनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर, थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 टाइम्स बिगर। मैंने क्या बताया, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आप किसी भी चीज को मैग्नीफाई एनलार्ज करके देख सकते हो। ठीक है, तो 200-300 टाइम्स बिगर जो है इमेज दिख रही थी इनके द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से। देन व्हाट वन कुड सी विद द अनएडेड आई, वन डे he looked at a thin slice of cork and saw it was made up of many small empty spaces. Those compartments reminded him of a honeycomb. और इन compartments इनको याद आया कि जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में वो होता है ना छोटे छोटे से कंपार्टमेंट, बिल्कुल वैसे ही थे। He drew what he saw and called each small space a cell. और हर एक छोटे से कंपार्टमेंट को, रूम को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल। प्लूरल क्या हो जाएगा, cells. This was the first time the word cell was used in the science. फिर around the same time in 1660s, Anton van Leeuwenhoek, एक डच साइंटिस्ट है ये, made better lenses that allowed him to build more useful microscope. He was the first person to clearly see and describe tiny living things like bacteria and blood cells. हमारे blood में भी बेटा क्या होते हैं, cells होते हैं। So because of this he is known as the father of microbiology. ठीक है, ये देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी पिक्चर दी हुई है रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप की और ये कॉर्क के पतले से स्लाइस की। तो आज मैंने आपको बताया कि सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी। अब जो अपना अगला लेक्चर होगा उसमें हम बेटा सेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।